हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीटेट 2020 के लिए पर्यावरण अध्ययन का अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुका हूं, उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, रात्रि के समय में पेड़ पौधों के नीचे सोना नहीं चाहिए क्योंकि। देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा विकल्प एक सही है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। और दोस्तों, पेड़ के नीचे का जो वातावरण होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रात में ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मुक्ति के कारण। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमें रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम बात करें हमारे उत्तर की, तो हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि जो पारा होता है दोस्तों, देखिए वो बैरोमीटर में आसानी से पढ़ा जा सकता है क्योंकि वह चमकीली धातु होती है। ठीक है दोस्तों, और एक बात करें हम पारे का यूज़ करने की, तो पारे का यूज़ इसलिए भी किया जाता है क्योंकि दोस्तों ताप बढ़ने पर पारा जो होता है वो एक स्तंभ के रूप में ऊपर उठने लगता है। ठीक है दोस्तों, यानी ताप बढ़ने पर पारे में प्रसार होता है, ये आपको याद रखना है, इसलिए भी आपका पारे का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा जा रहा है हमसे, रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य समूहों में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शामिल करना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा उत्तर सही है वह आपका है अनाज, केला और मक्खन। ये आपका विकल्प तीसरा जो है वो एकदम करेक्ट है। अपनी पोषणीय आवश्यकताओं को संतुलन में रखने के लिए उसको अनाज, केला और मक्खन का सेवन करना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्याम पट्ट पर लिखती है। ठीक है दोस्तों, हम बिंदु पढ़ लेते हैं। हमारा पहला बिंदु है यहाँ पर, इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए। हमारा अगला बिंदु यहाँ पर है, इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं, इन पदार्थों को साफ स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़ों तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। अब प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न हमसे यहाँ पूछा जा रहा है, शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है। तो दोस्तों ये आपके जो तीन बिंदु दिए गए हैं ये आपके गुड़ के विषय में दिए जा रहे हैं। यहाँ गुड़ की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वृक्ष की आयु ज्ञात करने की विधि की, तो आपकी जो आयु ज्ञात की जाती है पुराने वृक्षों की, वो आपकी वार्षिक बलयों की संख्या ज्ञात करके ज्ञात की जाती है। दोस्तों यहाँ आपका जो विकल्प 2 है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम बलयों की संख्या ज्ञात करके वृक्ष की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये वलय क्या होते हैं। तो दोस्तों ऋतु परिवर्तन के कारण पेड़ पौधों में वलय बन जाते हैं, गोल गोल छल्ले से बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी से वृक्ष की आयु आसानी से ज्ञात की जाती है। और दोस्तों एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं मैं यहाँ पर, वृक्षों की आयु का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो उत्तर सही है वह आपका विकल्प 3 सही है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः इनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत लिखी गई है, इनके भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। जल और आपकी मिट्टी जो है इनका भी संरक्षण किया जाता है हमारी भावी पीढ़ी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते यानी हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा उत्तर होगा, लोहे को पहले गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है, जिससे कि जो लोहे की पकड़ होती है लकड़ी के साथ वो एकदम सॉलिड बनी रहे, मजबूत बनी रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को।
आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्यों लेंगे? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आप एक विद्यार्थी बनकर सोचिए कि आप इस चीज़ को क्यों लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे उत्तर की। तो उत्तर जो हमारा है वो विकल्प 4 है। देखिए दोस्तों, विकल्प 4 में दिया गया है 1 व 3 दोनों। यहाँ हम देख लेते हैं हमारे उत्तर को कि यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, कौन? राष्ट्रीय सेवा योजना। उसके अलावा यह श्रम के प्रति आस्था भी उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नंबरों का कुछ मैटर नहीं होता है। और आप सीटेट में एक चीज़ ध्यान रखें, सीटेट में आपको एकदम एक्चुअल करेक्ट आंसर अपने दिमाग से चुनना पड़ता है। आपको विकल्प तो एक जैसे लगेंगे सारे, लेकिन आप उत्तर को अपने दिमाग से सही चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वायुमंडल में ओजोन परत क्षरण से क्या हानि होगी? तो देखिए दोस्तों, ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँचने देती है। इसलिए जो ओजोन परत है उसके क्षरण होने से हमें सबसे बड़ी हानि यही होगी कि जो परावैंगनी किरणों की मात्रा है वो पृथ्वी की सतह तक पहुँचेगी। यानी आपका विकल्प जो 3 है वह एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प आपका है हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। दूसरा विकल्प है नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। तीसरा विकल्प है नहीं, बच्चों को अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। और चौथा विकल्प है हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ अपने उत्तर की बात की जाए तो हमारा विकल्प 1 एकदम करेक्ट है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक अभिभावक की भांति देखें तो आपको अपने बच्चों का गृह कार्य करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए उन कार्यों को करने में, यानी जो गृह कार्य स्कूल से दिए जाते हैं उसको करने में अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए। इससे क्या होता है देखिए दोस्तों, आप रूटीन तौर पे ये देख सकते हैं कि आपके बच्चे में क्या प्रगति हुई है, कितना वह सीख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अपने उत्तर की तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो आपका एक प्रभावी अधिगम शिक्षण की अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़कर पढ़ाना ही कहलाता है। आपने देखिए दोस्तों माइक्रो टीचिंग जब की होगी तो उसमें कई सारे शिक्षण कौशल होते हैं, प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन कौशल, ठीक है दोस्तों, गृह कार्य कौशल, इस प्रकार के बहुत सारे होते हैं दोस्तों, पुनर्वलन कौशल। तो ये छोटे छोटे शिक्षण कौशलों में तोड़कर शिक्षण कार्य को प्रभावी किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा विकल्प 3 सही है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन दोनों होते हैं? तो दोस्तों कार्बन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। तो दोस्तों यहाँ अगर उत्तर की बात की जाए तो आपका विकल्प 3 सही है। देखिए दोस्तों, पहले विकल्प में आपका लिखा है कि विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इससे, और अगले विकल्प में लिखा है दोस्तों विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का भी विकास होता है। यानी हमारा विकल्प 3 सही है। 1 तथा 2 दोनों विकल्प ही ये वाले ऊपर वाले करेक्ट हैं। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन को अगर हमें समेकित रूप में पढ़ाना है तो हमें वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ जोड़ना पड़ेगा, संकल्पनाओं के साथ एक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये विकल्प 2 आपका सही है। अगले प्रश्न को देखें दोस्तों अगर, तो हमसे पूछा जा रहा है कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि? तो देखिए दोस्तों, जो प्रोटीन होते हैं आपके, जो प्रोटीन का प्रमुख कार्य है शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो यहाँ पे आपका आंसर सही जो होगा वो विकल्प 1 सही है। ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा विकल्प 1 एकदम करेक्ट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 136वें प्रश्न में कि साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो दोस्तों ये आपके मानसूनी बायोम के वृक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को यहाँ देखते हैं हम। बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि? देखिए दोस्तों, ये कार्य और खेल जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका एक बालक की शिक्षा में इसलिए निभाते हैं क्योंकि बालक जो होता है वो बहुत कठिन से कठिन यानी जटिल से जटिल जो ज्ञान होता है वो खेल के माध्यम से बड़ी ही आसानी से सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी खेल खेल में बालक बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। यहाँ हमारा विकल्प 3 एकदम करेक्ट है।
अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को मरुस्थलीय पौधों की 3 विशेषताओं को लिखने के लिए कहता है। शिक्षार्थी इन पौधों की विशेषताएं निम्न प्रकार से लिखता है। पहली विशेषता उसने लिखी है, इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। करेक्ट है ये वाला। अगली उसने जो विशेषता है वह लिखी है, इनका तना कठोर होता है। ये भी करेक्ट है दोस्तों। अगले विकल्प में लिखा है दोस्तों, इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे हमारे तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि विकल्प 4 आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आपको शिक्षार्थियों द्वारा लिखी गई विशेषताओं में सही विशेषताएं बतानी थी। आपकी तीनों ही विशेषताएं सही हैं, यहाँ पर विकल्प 4 आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पूछा जा रहा है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो आंसर सही है विकल्प 3 सही है, क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय में कराते हैं तो इससे विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनमें आपस में सहयोगिता की भावना विकसित होती है और एक दूसरे के सहयोग से वह सारी समस्याओं का हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा विकल्प 3 सही है। इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब। तो देखिए दोस्तों, अध्यापक के तौर पर आपको सबसे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब आपके शिक्षण के दौरान बच्चे प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका विकल्प 4 एकदम करेक्ट है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत इसलिए रखा गया है ताकि हम अपने विद्यार्थियों को इनके संरक्षण के बारे में बता सकें। ठीक है दोस्तों, इनका अनुचित प्रयोग ना हो, ये जानकारी अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को दे सकें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्यों किया जाता है, इसका आंसर यहाँ पे होगा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद हो सके, इसलिए आप कहानी और कहानी कथनों का प्रयोग करते हैं पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों देखिए, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि। तो दोस्तों बात करें उत्तर की, तो हमारा यहाँ पे विकल्प 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए नींबू जो होता है वो नमकीन पानी में तैरता रहता है जबकि साधारण पानी में डूब जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। तो देखिए दोस्तों, बात करें हमारे उत्तर की, तो यहाँ आपका जो आंसर सही होगा विकल्प 3 सही होगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आपके रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है जिसमें कि आपके जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए आपका जो पका हुआ चावल है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखने पर लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वथन यानी उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे मुख्य अंतर की बात की जाए दोनों में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो प्रमुख अंतर होता है वो विकल्प 4 यहाँ पे सही है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। देखिए दोस्तों, पानी को उबलने के लिए, मैं पानी का एक एग्जांपल लूँ तो पानी को उबलने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन जबकि देखिए दोस्तों किसी भी टेम्परेचर पर पानी जो है वो बाष्पीकृत हो सकता है। पानी सतह पर बाष्पीकृत हो सकता है, अगर उसके नीचे तक टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा है पूरा तो वो उबलेगा तो नहीं दोस्तों, लेकिन बाष्पीकृत हो जाएगा सतह से। इसीलिए दोस्तों आपका विकल्प 4 सही है। बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन जो है एक निश्चित तापमान पर ही होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या शामिल होना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर सही होगा विकल्प 3 सही होगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, यही हमारा विकल्प यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम संसाधन होते हैं। अधिगम संसाधन, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यानी कि आपका लर्निंग रिसोर्स। कैसे छात्र जो होंगे वो, आप एक टीचर के तौर पर हैं तो सोचिए कि कैसे छात्र आपके लिए लर्निंग रिसोर्स का काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो विकल्प सही होगा वह आपका विकल्प 4 सही होगा। वे छात्र जो सीख सकते हैं और स्वयं के व अपने साथियों के काम को जाँच सकते हैं, ये आपके लिए देखिए दोस्तों अधिगम संसाधन होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा जा रहा है, छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना सीखने में सहायता करता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा उत्तर है विकल्प 1 जो है वायु एवं जल, ये उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है। तो पर्यावरण प्रबंधन जो होता है यानी पर्यावरण को मैनेज करना, मैनेजमेंट जो होता है पर्यावरण का, उसका मुख्य कार्य यहाँ पर होता है दोस्तों पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास। ठीक है दोस्तों, यही इसका मुख्य कार्य होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए हमारे उत्तर की, तो हमारा आंसर यहाँ पर विकल्प 1 करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आपका विकल्प 1 एकदम सही है। देखिए दोस्तों, अधिगम के लिए जो मूल्यांकन होता है वह शिक्षण अधिगम के दौरान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों निरंतर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपके जो 30 प्रश्न थे यानी ये दूसरे सेट में जो 30 प्रश्न थे वह पूरे हुए दोस्तों। इससे पहले मैं एक सेट और आपको दे चुका हूं जिसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों सीटेट की बहुत ही अच्छी तैयारी मैं करवाऊंगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी नई वीडियो मैं डालता हूं उनकी। तो दोस्तों अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक बटन जरूर दबा देना। और दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।